नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। किसी के जाने के बाद बहुत कुछ सँभालना होता है। अजीत पवार के बाद अब न केवल मराठा राजनीति में एक शून्य पैदा हुआ है, बल्कि एनसीपी का क्या होगा, ये सवाल भी है। इस दुखद हादसे के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हैं कि दादा के बिना महायुति यानी कि बीजेपी, सेना, एनसीपी इनका भविष्य क्या होगा और ये किस तरीके से मिलकर के काम करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से भाऊ। भाऊ ने अजीत दादा पर 2 वीडियो बनाए हैं, मैंने उनको देखा है। भाऊ अंदर तक आहत हैं, ये दोनों वीडियो बताते हैं। तो भाऊ से समझते हैं कि आगे की मराठवाड़ा की राजनीति कैसी होगी, क्या रंग होगा, क्या शेप होगी उसकी। भाऊ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, अजीत पवार के जाने के बाद, इस दुखद हादसे के बाद, अब सबकी निगाहें ऑब्वियसली टिकी हुई हैं कि दादा के बिना महायुति कैसे काम करेगी, क्या फेरबदल होगा और फडणवीस इस बदले हुए समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। जी भाऊ। देखो, तुमने शुरुआत में बताया कि मैं आहत हूँ। भगवान, अजीत दादा मेरा कोई खास लाडला वगैरह नेता नहीं था, लेकिन एक इंसान मरा है एक्सीडेंटली और वायलेंट डेथ से मरा है, तो उसके लिए हम अगर इंसान है तो हमारे दिल में कोई सिंपैथी होनी चाहिए। उसके परिवार के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, ना कि जैसे जंगली जानवर होते हैं एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, उस ढंग से जो खबरें हुई उससे मैं कल आहत था। मैंने अपने लिए मराठी में भी नहीं, मेरे चैनल के लिए कुछ बनाया नहीं। मैं खबरें देखकर बहुत विचलित हुआ था। क्या हम इंसान है? क्या इस ढंग की खबरें होती है? और आज भी मैंने पहली बार जो वीडियो बनाया उसमें राजनीति को छुआ तक नहीं है। राजनीति छोड़कर मैंने बोला, 2 मराठी में वीडियो डाले। इसके पहले, तुमसे पहले मैं ओंकार जी के साथ बैठा था, उसमें भी मैंने राजनीति को छुआ तक नहीं। इसका कारण यह है कि सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि हम इंसान है, तो इंसान के जो तरीके होते हैं उस तरीके से जाना चाहिए, ना कि जानवर के तरीके से जाना चाहिए। हम देखते हैं जानवर, कोई एक जानवर शिकार करता है, दूसरा जाके उसके मुंह से वो छीनना चाहता है। उस ढंग की खबरें देख के जर्नलिज्म है। मैं बहुत कल विचलित था। पूरे सब सब जो जो चैनल होते हैं, हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, उनकी खबरें देखकर मैं विचलित था। ये लोग एक इंसान है, जर्नलिस्ट हो बाद में हो, तो इसलिए मैं विचलित था। मुझे लगा नहीं कि इस पर कुछ भाष्य करना चाहिए। अब दूसरी बात जो तुमने पूछी है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति, देखो एक बात होती है, अगर तुम्हारे इलाके में भूकंप आ जाता है, घर वीर गिर जाते हैं, तो सब तहस महस हो जाता है, बिखर जाता है। उसके बाद जो कुछ बचा है उसको समेट कर आगे की जिंदगी जीनी है, सीधी बात होती है। और इतना आसान नहीं होता कि लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, अलमारी टूटी है, अलमारी नहीं लेकर आएंगे, उसमें कपड़े होते हैं, बर्तन, अलग अलग चीजें होती है। तो एक जो महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति की सत्ता है, सरकार है, वो सरकार 3 पार्टियों की है, जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 2 नंबर की पार्टी है, और अजीत दादा की पार्टी 3 नंबर की थी। तो ये 3 पार्टियां मिलकर चलती थी। इसका कारण एक ही था कि ये तीनों नेता एक दूसरे से समन्वय रखकर सरकार और पार्टियां चलाते थे। ठीक है भाई, चुनाव आ गया, क्या हम सीट का बंटवारा नहीं हो सकता है। जो स्थानीय इकाई के चुनाव थे तो उनमें शायद नहीं हो सकता, तो ठीक है, एक दूसरे से लड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन नतीजे आने के बाद फिर से साथ बैठना है, ये समझ से चल रहे थे। इसका मतलब तीनों में बिल्कुल अच्छा समन्वय था। अगर उसमें से एक पार्टी का नेता अचानक से वायलेंट डेथ में मर गया है, तो उसके मरने से उस पार्टी में एक तरीके से भूकंप जैसी स्थिति आ गई है। उनका घर गिर गया है, उनका छत गिर गया है, उनके बर्तन सामान, घर के जो यूजफुल सामान है, ये इधर उधर हो गए। तो बाकी की 2 पार्टियों को मिलकर उनको संभालना है।
और फिर से ये समन्वय लाने में कुछ टाइम जाता है। जैसे रिश्तेदार आते हैं आपके घर में, कुछ बिगड़ जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो रिश्तेदार अगर आपको संवरना चाहते, संभालना चाहते, उसी ढंग से आगे जाएगी राजनीति, ना कि हमको विश्लेषण करना है हाँ सब कुछ डूब गया है, क्योंकि डूब जाने की खबर होती है तो ब्रेकिंग न्यूज होती है। इस ढंग से जो खबरें फैलाई गई ये मुझे गलत लगा। और दूसरी बात, वो तो एक परिवार है ना, राजनीति में हो और कहीं हो, लेकिन एक परिवार है, उसकी भी अपनी भावनाएं होते, उनका एक अपना भाव विश्व होता है, रिश्ते नाते होते हैं, नाजुक होते हैं। उसकी परवाह ना करते हुए जिस ढंग का बर्ताव हो रहा था वो मुझे बहुत विचलित करने वाला था, इसलिए मुझे समझ नहीं पा रहा था। और दूसरी बात, जो एक्सीडेंट हो, ये वायलेंट डेथ है, कोई बीमार था और मर गया ऐसी बात नहीं है, इनके सपने थे। अजीत दादा बार बार बोलते थे एक दिन मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उनकी कोई महत्वाकांक्षा थी, आकांक्षा थी, इच्छा थी। तो जो हवाई जहाज में बैठे थे वो एक बार टच करके फिर से उड़ गया और वापस उनने लैंडिंग की कोशिश की, उसमें एक्सीडेंट हो गया। तो बात सामने थी कि कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद जिंदा नहीं बचूंगा। तो उस आखिरी 15-20 मिनट में उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा वो मैं सोच रहा था। हम कोई फिल्म नहीं दिखाते, हम लोगों को सच्चाई से रूबरू करते। ये बात आज का जर्नलिज्म पूरा भूल गया और उससे मैं विचलित था, बिल्कुल विचलित था। भले वो कितना भी बड़ा चीफ मिनिस्टर हो कोई, अरे भगवान प्रभु रामचंद्र थे ना, वो भी विष्णु का अवतार था, खुद भगवान था, लेकिन इंसान का बच्चा बनकर पैदा हो गया तो उसको इस जमीन के, इस दुनिया के जो रीति रिवाज है, भोग है, वो भुगतने पड़े थे। उसको भी वनवास जाना पड़ा था। तो ये समझना जरूरी है। हम तो पत्रकार हो गए, दुनिया के ज्ञानी हो गए इस ढंग से, इसलिए मैं विचलित था। और इसलिए जब हम उसके बाद की राजनीति बोलते तो कम से कम उस इंसान की अंत्येष्टि होनी तो रुकना चाहिए था। इतना भी हमको नहीं, हमको अगली खबर देनी है। मानो अगले जन्म में अजीत दादा पवार तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, इस ढंग की खबरें दी जा रही है। आगे चलकर क्या होगा, शायद उसमें एक किसी चैनल का कैमरा यूनिट होता तो कैमरामैन भी मर जाता। कम से कम ये सोचो। मुझे याद आती है जब एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि जिस उनको चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया गया, वो तो एमएलए तक नहीं थे, तो उन्होंने एक विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका ही जिक्र किया। माधवराव सिंधिया वो भी ऐसे ही विमान हादसे में चल बसे थे, तो उनके लिए तो बहुत भीड़, जैसे आज अजीत दादा के लिए हमने देखी, वैसे ही माधवराव सिंधिया की अंत्येष्टि के लिए भीड़ थी। तो मोदी ने बताया कि मैंने सोचा कि यहाँ तो भीड़ होगी, लेकिन उसमें एक कैमरा यूनिट था, एक फोटोग्राफर था, वो भी मारा गया है, उसकी अंत्येष्टि है। तो मैं उसकी अंत्येष्टि के लिए गया था और शमशान में था। अचानक मुझे प्रधानमंत्री अटल जी का फोन आया कि क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे जगह आया हूं। तो ठीक है, वो पूरा हो जाए तो दिल्ली आ जाना और हमारे पास आ जाना, मुझे मिलने के लिए आ जाना। और जब पहुंचा तब उन्होंने बोला तुमको गुजरात का मुख्यमंत्री बन के जाना है। तो मुझे वो याद आ गई कि उसमें एक प्रेस का कैमरामैन मरा था। तो आज अगर हम इसकी ऐसी खबर दे रहे हैं तो कम से कम इंसान की तरीके से सोचना चाहिए। और जो खबर दे रहे ठीक है, जो दिख रहा है उसका आप बोलो, कुछ बात नहीं, लेकिन उसके आगे क्या होगा, अरे उसकी अंत्येष्टि तो पूरे होने दो। जो उसके परिवार वाले हैं उनकी आंखें एक दिन 24 घंटे से रो रो कर सूख गई है। उनकी बीवी ऐसे हाथ जोड़कर बैठी थी सब जगह कल से, उसकी हालत क्या है देखो। तो इससे मैं गुस्सा था। और बात अगर राजनीति की है तो बहुत बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, वो विमान हादसा है, लेकिन वो पॉलिटिकल हादसा भी है।
इससे जो महायुति की राजनीति है उसमें भी बहुत गड़बड़ उथल पुथल हो गई है। तो मैंने जैसे बोला कि रिश्तेदार आके आपको संभालना चाहते, कुछ 8-10 दिन रहते आपके साथ, आप आहिस्ते आहिस्ते रूटीन में आ जाते हो तो हट जाते। उसी ढंग से अगर दो उनकी मित्र दल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी है, जो नेशनल पार्टी है, वो मिलकर उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को संभालने संवरने में मदद करेंगे और उससे आगे जाकर राजनीति शुरू होगी। लेकिन उसके पहले उनकी जो जो अंत्यविधि जो है, अब बाकी सब चीजें होती है, हमारे यहाँ तो 12वीं 13वीं वगैरह होता है, तो वो होने तक राजनीति नहीं होगी। हाँ, पर्दे के पीछे कुछ चलता होगा, लेकिन उसकी खबर आज देना जरूरी नहीं है इमीडिएटली। ये बात है कि अजीत दादा अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, अंतिम निर्णय लेने वाले नेता थे। उसी वक्त वो महाराष्ट्र के सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अर्थमंत्री थे, विधानसभा में गुट नेता थे, बहुत सारे अधिकार उनके पास थे। उस अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, ये सब एक दिन में, एक एपिसोड में नहीं होता है। लेकिन इतनी छूटे है कि बस कल से लोगों को अजीत दादा को भूलना चाहिए, इस ढंग से खबरें दी जा रही है। अजीब है, इतनी बात नहीं होती छोटी। एक पार्टी में एक खंबे का नेता होता है, एक के हाथ में बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो जैसे सर्कस का तंबू होता है, वो बीच के एक खंबे पर खड़ा होता है, वो खंबा अगर गिर जाए तो क्या गड़बड़ होती है सोचो। वो तंबू की साइड के जो छोटे छोटे खंबे होते हैं, उसमें से कोई निकालो तो एक खबर बनती है। लेकिन एक तंबू पूरा बीच से गिर जाता है खंबे से, तो बहुत सारी खबरें होती। जैसे सागर है, समुंदर है, उसका एक हंडा पानी आप उठाओगे, एक गागर, तो उसमें वो खबर नहीं होती। ये बहुत बड़ी घटना है और अगले शायद 15 दिन, 1 महीने तक इससे निकलकर महायुति को और एनसीपी को खड़ा होने के लिए समय लग सकता है। बहुत सारी चीज हो रही है। हाँ, उसमें जो कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसमें जो खबर है, इसका किसी को पता नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो मैं अचंभित इसलिए हूं कि जो उसके बाद अभी उनकी पत्नी अध्यक्ष बनेगी, कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री वगैरह चर्चा हो रही। अरे लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए। ये एक सबसे बड़ी खबर है। आपको याद होगा जयललिता का देहांत हो गया था तो प्रधानमंत्री खुद गए थे, हाँ, लेकिन वो मुख्यमंत्री थी। दूसरी बात, उनके कुछ दिनों बाद, 1 महीना भी नहीं, मुझे लगता है शायद 2-3 हफ्तों में, करुणानिधि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी प्रधानमंत्री उधर गए थे। प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री गए थे। लेकिन अजीत दादा के अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। वहां पहुंचे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह क्यों आए और प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, ये सबसे बड़ी खबर है। बस वो छोड़कर चर्चाएं जोर शोर से चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, क्योंकि खबर क्या है उसका पता नहीं। ये एक बात है। दूसरी बात है कि अकेले गृह मंत्री नहीं आए। जो उनका जो विधि चल रहे थे, पुरोहित पंडित जो कोई विधि कर रहे थे, वो पूरी होने के बाद आखिरी क्या बोलते हैं, उनको दर्शन देने के लिए या फूल माला पेश करने के लिए सबसे पहले सामने आए गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद दूसरा नंबर था नितिन नवीन जो बीजेपी के नए मनोनीत अध्यक्ष है। उसके बाद तीसरा नंबर था राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस। तो ये क्रमवारी कैसे आई? चौथा नंबर था एकनाथ शिंदे का। प्रोटोकॉल में बीच में बीजेपी का मनोनीत अध्यक्ष कैसे आ गया, इसकी किसी को यानी उसकी दखल लेने की भी जरूरत नहीं लगती। इसमें एक संदेश होता है, उसमें एक संदेश होता है कि बीजेपी अजीत दादा की पार्टी को संभालने संवरने में मदद करने के लिए राजी है।
ये संकेत नितिन नवीन के आने से मिलता है। बस वो छोड़कर बातें करते रहो, हवा की बातें बहुत सारी करो, मैं उससे गुस्सा हो जाता हूं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक महीना भर अलग अलग सिग्नल आएंगे, अगर अलग खबरें आ जाएगी, लेकिन हमको अगले 5 मिनट में देकर मामला खत्म करना है। इस ढंग से मत जाओ। भाऊ, आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि देखिए, अजीत दादा मराठा राजनीति के चेहरा थे, और वो मतलब सशक्त चेहरा थे वो। लेकिन एक बात ये भी है कि अब उनका विकल्प तो तलाशा ही जाएगा, क्योंकि किसी के चले जाने से ऐसे दुनिया नहीं रुकती है। इंसान चले जाता है, लेकिन काम जो है चलता रहता है। आगे अब क्या देख पा रहे हैं? देखो, एक मंत्री चला गया या उसकी देहांत हो गया तो उसका मंत्रालय अपने आप मुख्यमंत्री के पास आ जाता है। देवेंद्र फडणवीस के इसके पहले अर्थ मंत्री भी रहे, उनके हाथ में अर्थ मंत्रालय रहा है। उन्होंने बजट कैसे पेश करना है, बजट कैसे समझना है, उस पर किताब भी लिखी हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने में 1.5 महीने में वो बजट पेश करेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक जख्म हो जाता है तो जख्म, बहता खून सूखने में कुछ टाइम जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो भरने में भी समय जाता है। वो देना चाहिए। वो पार्टी क्या करेगी, उनका परिवार क्या करेगा, ये मीडिया नहीं तय करेगा। उस पर आप लोगों ने चर्चा करके कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, आप उसके परिणामतः जो पॉलिटिक्स होने वाली है, बिगड़ने वाली है, संवरने वाली है, उस पर चर्चा जरूर करो। जैसे हमने जयललिता की बात की, तो जयललिता ने सेकंड रैंक की लीडरशिप तय नहीं की थी, वो सिंगल हैंडेडली चलाती थी। तो उसके बाद जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ओ पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री जेल में थी उसके लिए बने थे, लौटी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर वो सीरियसली बीमार थी, कुछ दिनों के लिए ओ पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी जगह नया लीडर चुनने में समय जाता है। आगे जो हमारी मित्र दल है उसमें गड़बड़ हुई है, ये मानकर ही अमित शाह अपने साथ साथ नितिन नवीन को लेकर आए। लेकिन ये समझने की औकात और अकल तक जर्नलिस्टों में, मीडिया में नहीं है कि भाई नितिन नवीन कैसे पहुंच गया और प्रोटोकॉल में उसका दूसरा नंबर क्यों है। चर्चा उस पर होनी चाहिए, बस वो चर्चा छोड़ो। खबर जो है वो खबर पर चर्चा नहीं करेंगे, बस कूड़ा कचरा कहां पड़ा है वहां जाकर नाक डालेंगे। ये जो तरीका बना है मीडिया का, इसका मुझे गुस्सा आता है। इसलिए आप लोगों को पॉलिटिक्स नहीं समझा पाते। मीडिया जो आज का है, इसकी बुरी हालत इसलिए है कि इनको खबर का पता नहीं चलता, ना खबर की बू आती है। तो ये सब करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये आपको याद होगा कि कुछ 8-10 महीने पहले की बात है, उपराष्ट्रपति ने अचानक रिजाइन कर दिया था पहले दिन लोकसभा सेशन के। दूसरे दिन प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल गए थे। तो क्या गड़बड़ होगी, सरकार गिर गई? बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, बड़ा लीगल प्रॉब्लम है, बड़ा पार्लियामेंट्री, क्या क्या बातें करते थे। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। समय से चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, दया जो कुछ उन्होंने कैंडिडेट बनाया वो भी चुनकर आया। फिर उसका मतलब क्या था? जिस दिन जगदीप धनखड़ ने रिजाइन किया, वो क्या है, इसके आगे क्या होगा, इसका कुछ भी ना पता था इनको, ना इनकी समझ में आ रहा था। तो इसलिए मैं ये खबरें देखना ही मैंने बंद किया है। मैं देखता हूं बेर खबर, उसमें से खबर ढूंढता हूं, बाकी कचरा छोड़ देता हूं। कि नवीन नितिन वहां पहुंचा जी, तो ये समझ तक नहीं पाए कि नवीन नितिन का उधर क्या काम है। बहुत बड़े संदेश है इसके। गृह मंत्री क्यों पहुंचे? जी, तो ये अंदरूनी झगड़े हो गए, एक दूसरे के सर फोड़ेंगे, यही दिमाग में होता है। और अगर सर फोड़ेंगे तो खबर है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। भतीजा मर गया तो चाचा अपना फायदा देखेगा। ये हमारे दिमाग का कचरा है जर्नलिस्टों के,
वास्तविकता ऐसी नहीं है, वास्तविकता वो नहीं है। तो हम कोई भी, हम जलेबी देंगे तो ये जाएंगे किसी कूड़ा कचरा उठाएंगे, वो डिब्बे में डालेंगे, उसमें जलेबी लाकर आपको दे देंगे। तो आपको वो जलेबी साफ करके खानी है तो भी जलेबी साफ करके खानी पड़ती है। और इसलिए सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री आए और उसमें नए मनोनीत अध्यक्ष को लेकर साथ में आए, ये उस अंत्येष्टि की जो विजुअल थी उसमें सबसे बड़ी खबर है। लेकिन ये किसने दिखाई, किसने बताई? नहीं बताई, नहीं बताई। ये सिर्फ भाऊ बता सकता है, क्योंकि भाऊ खबर के पीछे होता है, ना कि कचरे के पीछे होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां उनका पहुंचना बहुत बड़ा संदेश है और उससे कई सवालों के जवाब अपने आप से लोगों को मिल जाने चाहिए। नहीं, इनके दिमाग में सवाल बहुत है और उनको जवाब चाहिए ही नहीं। एक बार राजदीप सरदेसाई को, मुझे लगता है वो न्यूज 18 में वगैरह थे, उस वक्त एडिटर इन चीफ थे, और प्रणब मुखर्जी का इंटरव्यू लेने गए थे। वो राष्ट्रपति नहीं रहे थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गए थे, और ये सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल पूछते रहे। तो उन्होंने पूछा उनको, तुमको जवाब नहीं चाहिए? अगर सवाल पूछते हो तो जवाब मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। लेकिन इनको सवाल ही पूछने हैं, सवाल ही पूछने हैं, जवाब चाहिए ही नहीं। क्योंकि हमारे दिमाग में है क्या होने वाला है। तुम सिर्फ ये हिंदी फिल्म में होता है ना, कोर्ट का सीन होता है, उसमें वो वकील डांटता है सामने वाले को, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ये जो होता है, इसके कारण लोग भी तंग आ चुके हैं। लोग टीवी चैनल, अखबार देखना ही बंद कर दिए, क्योंकि असलियत इनको जरूरी नहीं। इनके दिमाग में एक एजेंडा होता है, वो एजेंडा पेश करने की कोशिश होती है। तो इसमें जो संदेश है वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने तुमको अभी बताया, मुझे बोलो कि किसी और ने, किसी खबर में तुमने देखा कि भाई प्रोटोकॉल में नवीन नितिन एक पार्टी का अध्यक्ष कैसे पहुंचा, क्यों आया? मैं आपको इसका रेफरेंस देता हूं। पीडीपी के साथ कश्मीर में बीजेपी की संयुक्त सरकार थी। उस वक्त की बात है कि अचानक से बंगाल के दौरे पर, 2021 के पहले की बात है शायद, और बंगाल का चुनाव होने वाला था, उसकी तैयारी में 1-1.5 साल पहले की बात है कि अमित शाह लगे हुए थे बंगाल में ममता को चैलेंज करने। अचानक से वो बंगाल का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली आ गए। वो दिल्ली पहुंचे और आधे घंटे में उनको मिलने के लिए, वो उस वक्त गृह मंत्री नहीं थे, अमित शाह उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनको मिलने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंच गए। 1.5 घंटे उनकी मीटिंग हो गई। अजीत डोभाल वहां से निकल गए। 1 घंटे में जम्मू कश्मीर के बीजेपी के 11-12 जो मंत्री थे वो अमित शाह से मिलने आ गए। ये सबसे बड़ी खबर थी, किसी ने नहीं दी। वो 10-12 मंत्री वापस श्रीनगर लौट गए और उन्होंने एक साथ अपना इस्तीफा राज्यपाल के पास पेश किया। तो इस्तीफे की बात खबर हुई, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक पार्टी के प्रेसिडेंट से क्यों मिलता है 1.5 घंटा, ये खबर तक किसी ने नहीं हाईलाइट की थी। तो आज उस समय अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे, और आज मैं बोल रहा हूं तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और प्रोटोकॉल में उनका दूसरा नंबर लगा है, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नंबर लगा है। तो इस पर चर्चा करो, ये समझने की कोशिश करो इससे क्या संदेश निकलता है। मुझे आज जो पहली राउंड में जो संदेश मिलता है कि भाई तुम्हारी पार्टी डूबेगी नहीं, संवरने में हम मदद करेंगे, हम बड़ी पार्टी है, हम बड़े भैया है। बीजेपी अजीत दादा की पार्टी उनके बाद संवरने में
पूरी मदद करेगी, ये सिग्नल उससे निकल कर आ रहे हैं। ना सरकार बिगड़ने देंगे, ना महायुति बिगड़ने देंगे, ना एनसीपी का किला जो है वो ढहने नहीं देंगे, ये संकेत है उसमें। बस वो छोड़कर बातें मिलेंगी। ढूंढो, पूरा मीडिया ढूंढो, देश भर का हर भाषा का मीडिया ढूंढो, बस ये बात छोड़कर बाकी चर्चा जोर शोर से चलेगी, क्योंकि खबर ना समझनी है ना किसको देनी है। भाऊ देखिए, चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी तो ममता बनर्जी ने क्या क्या आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। मतलब ये उनके दिमाग की उपज है ना, जांच करवाइए, ये वो इस तरीके की बातें। और साथ में उनके जो अखिलेश यादव है वो भी शुरू हो गए थे। तो इन लोगों को सबर नहीं होता ना कि अभी अभी चिता ठंडी नहीं हुई है और इन्होंने अपना कीर्तन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल वो वैसे ही करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि हमारी भाई हाथ जोड़कर अजीत दादा को श्रद्धांजलि है, ना मनविंदर उसका नाम लेती, ना पूरा मीडिया उनका नाम लेता। हाँ, बाकी सब नेताओं ने भेजा है। अगर मीडिया में हमको झलकना है, चमकना है, तो कुछ ना कुछ मूर्ख जैसी बात करनी जरूरी है। ये उनके लिए भी कंपल्सन हो गया। अगर देखो, हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बड़े उच्च शिक्षित है, बुद्धिमान है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ बचकानी बातें करनी पड़ती है, तब उनकी खबर बनती है। क्यों संजय राउत की बनती है? क्योंकि मीडिया अपना आपा खो बैठा है। खुद शरद पवार जो इंडिया अलायंस में इनके साथ बैठते उठते रहे, राजनीति करते रहे, उनको सामने आकर बोलना पड़ा कि भाई इसकी राजनीति मत करो, लेकिन वो गलत बोली इसलिए खबर बनी इसलिए सब जगह चमकेगी। तो बेचारी ममता की दया आती है मुझे कि ऐसे मीडिया से उनको रोज मिलना पड़ता है। तो आपने देखिए एक संकेत दिया है कि बीजेपी के अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि महायुति में बहुत अच्छे से चीजों को संभाल लेंगे, जिस तरीके के समीकरण इस समय दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो आपको उपराष्ट्रपति का उदाहरण दे दिया। क्या हुआ? बड़ा बवाल, वो क्या, प्रधानमंत्री तो विदेश निकल गए थे, अगला कैंडिडेट तक तय नहीं हुआ था। कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा, लेकिन हमको बिगड़ने में इंटरेस्ट है। पूरा जर्नलिज्म जो है वो बिगड़ने पर तुला हुआ है। आपका कोई रिश्तेदार अस्पताल में है, उसकी तबीयत सुधर रही है तो खबर नहीं है। हाँ, शायद 2 दिन का मेहमान है, कल के आज रात को भी मर जाए, खबर बनाओ, चलो ये अच्छी खबर है। ये जो सोच है, निगेटिव सोच है, और इससे आम आदमी तंग आ चुका है कि लोगों को लगता है या जिए या मरे। मानो घर में बैठकर भी दिल्ली का इंसान जी नहीं सकता, इतना भीषण पोल्यूशन है। मेरी फैमिली दिल्ली में है ना, मैं अब यहाँ खबर देखता हूँ, मुझे लगता है कि कल सुबह शायद सरकार के या पुलिस से फोन आ जाएगा, तुम्हारे फैमिली में कोई तो चल बसा है, इतना प्रदूषण है। ये क्या खबर है? मैं ना बोलना, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इतनी भी गड़बड़ नहीं है। तो लोग, मैं जब ओपन प्रोग्राम में जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं, तो बहुत सारी महिला आकर हाथ जोड़कर बोलती है, आपके कारण हमें राजनीति समझने लगी, नहीं तो हम राजनीति की खबरें सुनते नहीं थे। चलो। और नितिन नवीन के आने के बहुत बड़े मायने हैं। भाऊ, आपने ये सब चीजें समझाई मेरे दर्शकों को, मेरे लिए आपने समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।